हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आप सभी का अपना चैनल स्टडी क्लब। इस वीडियो में हम लोग फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्लास 10 CBSE ज्योग्राफी के 4th चैप्टर एग्रीकल्चर को। इस पार्ट से पहले मैंने इस चैप्टर के 4 पार्ट्स को ऑलरेडी इस चैनल पर डाल रखा है, तो आप उन सारे पार्ट्स को ज़रूर से देख लेना ताकि चीज़ें आपको बेहतर ढंग से क्लियर हो। साथ ही में हमने हमारे वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है www.studyclub07.com। ये हमारे वेबसाइट का हैंडल है। इस पर जाकर आप क्लास 10 के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स एंड स्टडी मटेरियल्स को देख सकते हो, पढ़ सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ज़रूर से हमारे वेबसाइट को विजिट करो अगर अभी तक नहीं किया है तो। इस वेबसाइट से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं। स्टडी क्लब 07 हमारा हैंडल है, दोनों ही जगह पे आप सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो दोनों जगह पे, और दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे भी फॉलो कर लो हमें। वहाँ पे भी हम लोग काफ़ी अच्छे पोस्ट्स डालते हैं जो कि आपके नॉलेज को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करेंगे। तो ज़रूर से हमें फॉलो कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। और साथ ही में अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप समय पे उन सारे वीडियोस को देख भी सको। तो बहुत हुई बात, नाउ लेट्स स्टार्ट। इस पार्ट में हमें पढ़ना है नॉन फूड क्रॉप्स। बेसिकली हम लोग पीछे के वीडियोस में सब इंपॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहले ग्रेन क्रॉप्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने सम क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स को पढ़ा। तो बेसिकली इन सब में हमने फूड क्रॉप्स को पढ़ा। अब हम लोग इस वीडियो में नॉन फूड क्रॉप्स को देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्रॉप्स है जो कि नॉन फूड क्रॉप्स है बट वे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आएगा रबर और फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। तो नॉन फूड क्रॉप्स में आपका इंडिया का इंपॉर्टेंट क्रॉप है रबर एंड फाइबर क्रॉप्स। उसके बाद हम लोग फाइनली इस वीडियो में पढ़ेंगे टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को और भी बेहतर करने के लिए, फार्मर्स की जो स्थिति है हमारे देश में उसको और भी बेहतर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए। तो उन टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो बेसिकली इतने टॉपिक्स को हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद आपकी जितनी टॉपिक्स बच जाएगी वो आगे के वीडियोस में कवर हो जाएगी। तो हमारा टॉपिक आता है नॉन फूड क्रॉप्स, और नॉन फूड क्रॉप्स के अंदर में हमें पढ़ना है रबर एंड इक्वेटोरियल क्रॉप। तो रबर हमारा एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। अब इक्वेटोरियल क्रॉप का मतलब क्या हुआ? तो इसका ये मतलब हुआ कि रबर जो है इक्वेटोरियल वाले एरियाज में काफी अच्छे तरीके से ग्रो होता है, ग्रोन इन ट्रॉपिकल एरियाज। अब देखो हमारा जो इंडिया है वो सीधा सीधा इक्वेटर के पास तो लाई करता है नहीं, ठीक है। तो हमारे कंट्री में रबर को ग्रो करवाया जाता है इन ट्रॉपिकल एरियाज, ठीक है। तो रबर बेसिकली इक्वेटोरियल क्रॉप है बट हमारे कंट्री में ट्रॉपिकल एरियाज में से ग्रो करवाया जाता है। ग्रोन इन सब ट्रॉपिकल एरियाज टू बट इन स्पेशल कंडीशंस। तो रबर को सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ग्रो करवाया जाता है बट इन सम स्पेशल कंडीशंस। रिक्वायरमेंट, तो रबर क्रॉप को ग्रो करने के लिए किन किन फिजिकल फैक्टर्स की जरूरत होती है वो हम इसमें देखने वाले हैं। मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, रबर को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा की एनुअल रेनफॉल की ज़रूरत होती है क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। टेम्परेचर एबव 25 डिग्री सेल्सियस, तो 25 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए। मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय। तो इन सब जगहों पे रबर को प्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे कंट्री में। फाइबर क्रॉप्स, 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। तो हमारे कंट्री के 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स है कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट एंड हेम्प आर derived from the crops grown in soil। कॉटन, जूट
और हेम्प जो है उनका क्रॉप ग्रो करवाया जाता है सॉइल में। ठीक है, कॉटन, जूट और हेम्प का क्रॉप ग्रो करवाया जाता है सॉइल में। नेचुरल सिल्क इज डिराइव्ड फ्रॉम ककून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म फेड ऑन ग्रीन मलबरी लीफ। बट जो नेचुरल सिल्क है वो कहाँ से मिलता है? वो सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है हमें, जो कि ग्रीन मलबेरी लीव्स पे रहते हैं। ठीक है, तो ये आपको शायद पहले से पता भी हो कि नेचुरल सिल्क हमें सिल्क वॉर्म के ककून से मिलता है। और ये ककून्स रहते कहाँ हैं? तो ये ग्रीन मलबेरी लीव्स पे रहते हैं। ठीक है, उसी पे रहकर वे ग्रीन मलबेरी लीव्स को ही खाते हैं। रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स इज नोन एज सेरीकल्चर। तो सिल्क वॉर्म का जो रेयरिंग होता है उसे सेरीकल्चर कहा जाता है। ये भी आपने पहले पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ ये जानना है कि हमारे कंट्री में 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं, कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क। कॉटन, जूट और हेम्प का क्रॉप उगाया जाता है सॉइल पे। ठीक है, और नेचुरल सिल्क हमें ककून से मिलता है। किसका ककून? तो सिल्क वर्म का ककून। और रेयरिंग ऑफ सिल्क वर्म को कहा जाता है सेरीकल्चर। कॉटन, तो फाइबर क्रॉप के अंदर में हमारा एक मेजर क्रॉप क्या आया था? तो फाइबर क्रॉप के अंदर में हमारा एक मेजर क्रॉप आया था कॉटन। कॉटन ग्रोज वेल इन ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो कॉटन काफी अच्छे से ग्रो करता है ब्लैक कॉटन सॉइल में। सिंपली आप ब्लैक सॉइल भी बोल सकते हो। ठीक है, और ये ब्लैक कॉटन सॉइल मिलता कहाँ है? ये डेक्कन प्लेट्यू में मिलता है। ठीक है, अगर आपने रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट पढ़ रखा है ज्योग्राफी का चैप्टर 1, तो उसमें सॉइल एज अ रिसोर्स में भी मैंने आपको बताया था कि ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो करता है। रिक्वायरमेंट्स, तो कॉटन क्रॉप को ग्रो करने के लिए किन किन फिजिकल फैक्टर्स की जरूरत होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। हाई टेम्परेचर, तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है। लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, कॉटन क्रॉप को ग्रो करने के लिए लाइट रेनफॉल या फिर लाइट इरिगेशन की जरूरत पड़ती है, यानी कि कॉटन क्रॉप के लिए कम पानी की जरूरत पड़ती है। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, बेसिकली कॉटन को ग्रो होने के लिए 210 के अराउंड डेज लगते हैं। ठीक है, तो वो जो 210 डेज होता है वो फ्रॉस्ट फ्री होना चाहिए। फ्रॉस्ट मतलब समझते हो ना, ज़्यादा ही ठंडा के कारण जो बर्फ वगैरह जमने लगता है इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। कॉटन को अगर ग्रो करवाना है तो फ्रॉस्ट फ्री डेज की ज़रूरत होती है। ब्राइट सनशाइन, कॉटन को ग्रो करवाने के लिए ब्राइट सनशाइन की ज़रूरत होती है। खरीफ क्रॉप या खरीफ सीजन कह लो। ठीक है, तो कॉटन एक खरीफ सीजन में ग्रो होने वाला क्रॉप है, इसलिए कॉटन हमारा एक खरीफ क्रॉप है। तो इतने सारे जियोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि जरूरी होते हैं कॉटन के ग्रो होने के लिए। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो इन सारे जगहों पे कॉटन को ग्रो करवाया जाता है हमारे कंट्री में। ठीक है, आई होप कि कॉटन के बारे में भी आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। अब आता है जूट, नोन एज गोल्डन फाइबर। तो जूट को गोल्डन फाइबर के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि जूट लगभग गोल्डन कलर का दिखता है, इसलिए इसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल, जूट हमारा बहुत अच्छे से ग्रो हो पाता है ऑन वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ, तो जूट के ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। कॉटन में भी हमने देखा कि कॉटन के ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। तो ध्यान से याद रखना कि कॉटन और जूट दोनों ही को ग्रो होने के लिए हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा एंड मेघालय। तो ये कुछ स्टेट्स हैं जिनमें कि जूट उगाया जाता है। यूज्ड फॉर मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट्स एक्सेट्रा। जूट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। इससे गनी बैग्स बनाए जाते हैं, इससे मैट्स बनाया जाता है, इससे रोप यानी कि रस्सी बनाई जाती है, यार्न बनाया जाता है, कारपेट्स बनाए जाते हैं और भी अलग अलग चीज़ जूट का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। ठीक है, गनी बैग्स आपने शायद देख रखा होगा जिसमें आलू वगैरह भरकर आता है। ठीक है, इसी को गनी बैग्स कहते हैं। ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ जूट इट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन। तो क्योंकि जूट हमारा थोड़ा कॉस्टली हो जाता है,
इसलिए अब जो है ज़्यादा से ज़्यादा जूट के जगह पे सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, ठीक है, इन सारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यानी कि अब गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न्स, कारपेट्स, ये सब बनाने के लिए अब जूट का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसके जगह पे अब क्या यूज़ होता है, नायलॉन। और जूट का इस्तेमाल अब कम क्यों होता है, क्योंकि जूट हमारा कॉस्टली क्रॉप है। तो इतनी बातें आपको जूट के बारे में पता होना चाहिए। होप आपको यहाँ पे बताई गई सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। मेनली हमें फाइबर क्रॉप्स में कॉटन और जूट के बारे में ही पढ़ना था। अब आता है हमारा एक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। तो अभी तक बेसिकली हमने अलग अलग क्रॉप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा। ठीक है, अब जो है हम कुछ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखने वाले हैं। ये क्या है, तो ये कुछ ऐसे रिफॉर्म्स है, कुछ ऐसे चेंजेस है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी बेहतर बनाने के लिए। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थे। ठीक है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी प्रॉब्लम्स थे और फार्मर जितने भी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था, उन सबको ठीक करने के लिए, उन सबको बेहतर करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं जो कि इंडियन फार्मर्स के द्वारा फेस किए जाते थे। फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स बाय सक्सेसिव इनहेरिटेंस। तो देखो, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती गई वैसे वैसे लैंड छोटे छोटे होते गए। ठीक है, पहले कोई एक इंसान के पास बहुत बड़ी लैंड हुआ करती थी, फिर मान लो उसके 4 बेटे हुए। ठीक है, तो उनके डेथ के बाद जो लैंड है, एक बड़ी सी लैंड है, उसका 4 हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, फिर वैसे ही जब उन चारों का जनरेशन आगे बढ़ेगा तो लैंड जो है और भी ज़्यादा छोटा से छोटा होते जाएगा। ठीक है, तो लैंड जो है वो छोटी होती चली गई है ड्यू टू सक्सेसिव इनहेरिटेंस। सक्सेसिव इनहेरिटेंस का मतलब ये हुआ कि जनरेशन वाइज जो भी फादर का प्रॉपर्टी होता है वो चिल्ड्रंस में इक्वली डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो लैंड इसी के कारण जनरेशन वाइज डिवाइड होती गई और छोटी होती चली गई। ठीक है, तो इसके वजह से अभी के फार्मर्स के पास जो लैंड है वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और उस लैंड से वे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करवाना चाहते हैं। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहले भी बता रखा है। प्रिमिटिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। दूसरा प्रॉब्लम ये होता था फार्मर्स को कि वे प्रिमिटिव मेथड से फार्मिंग किया करते थे। ठीक है, प्रिमिटिव मेथड में आपको पता होगा कि इरिगेशन वगैरह नहीं हुआ करती थी, फर्टिलाइजर्स वगैरह का यूज़ नहीं हुआ करता था। ठीक है, और मशीनरी वगैरह का भी यूज़ नहीं हुआ करता था, जिस वजह से फार्म प्रोड्यूस जो होता था हमारा वो काफ़ी ज़्यादा कम होता था और साथ ही साथ बहुत टाइम भी लगता था कोई एक पर्टिकुलर क्रॉप को ग्रो करवाने के लिए। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी जो कि फार्मर्स फेस करते थे। ठीक है, डिपेंडेंस ऑन मॉनसून एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो पहले के फार्मिंग में फार्मर्स किस पे डिपेंडेंट होते थे, पानी के लिए मॉनसून पे डिपेंडेंट होते थे और फर्टिलिटी के लिए नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल पे डिपेंडेंट होते थे। एक्सप्लॉयटेशन बाय लोकल मनी लेंडर्स एंड मिडिलमैन। तो फार्मर्स के पास एक बड़ा दिक्कत ये भी था कि जब उनके पास पैसों की कमी होती थी तो वे मिडिलमैन या फिर मनी लेंडर्स से लोन ले लिया करते थे। ठीक है, और लोन लेने के बाद मनी लेंडर्स और मिडिलमैन उनको काफ़ी ज़्यादा, यानी कि फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन में उनके साथ क्या क्या हुआ करता था, मनी लेंडर उनसे अपना पैसा वापस करने के लिए उनकी ज़मीन हड़प लिया करते थे। मिडिलमैन क्या करते थे, तो पहली बात मिडिलमैन किसको कहते हैं ये जान लेते हैं हम लोग। मिडिलमैन वो होते हैं जो फार्मर से उनका फार्म प्रोडक्ट खरीदते हैं और बाहर मार्केट में निकल के उसको सेल आउट करते हैं। तो मिडिलमैन जो है वो डायरेक्ट फार्मर से फार्म प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो ये कैसे इनको एक्सप्लॉइट करते थे, ये क्या करते थे कि फार्मर के द्वारा जो भी प्रोड्यूस हुआ है फार्म लैंड से उसको काफ़ी ज़्यादा कम कीमत पे इनसे खरीद के मार्केट में काफ़ी ज़्यादा दामों पे बेचा करते थे, जिस वजह से जो फार्मर की इनकम हुआ करती थी वो काफ़ी ज़्यादा कम हुआ करती थी और फिर से इन्हें अपने खर्चे को चलाने के लिए, अपनी खेतीबाड़ी करने के लिए मनी लेंडर्स या फिर मिडिलमैन से ही लोन लेना पड़ता था। तो इस एक्सप्लॉयटेशन की वजह से जो फार्मर्स होते थे हमारे वो डेट ट्रैप में फंस जाते थे। लैक ऑफ इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल कैलामिटीज। तो देखो, फार्मर्स के पास
एक ये दिक्कत हुआ करती थी कि उनका क्रॉप जो है वो ग्रो होने से पहले अगर किसी भी नेचुरल कैलामिटी की वजह से खराब हो गया तो उनका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा, उनके पास कोई भी इनकम का सोर्स नहीं रहेगा, वे पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके क्रॉप का इंश्योरेंस नहीं होता था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स थी जो कि हमारे फार्मर फेस किया करते थे। ठीक है, अब देखो फार्मर्स के प्रॉब्लम फेस करने का ये मतलब हुआ कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में ही कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम था, जिस वजह से फार्मर्स इतना ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस किया करते थे। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए वो फार्मर्स के प्रॉब्लम को इवेट करने के लिए लाए गए, और साथ ही साथ आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो प्रॉब्लम्स थे ओवरऑल उनको भी इवेड, उनको भी बाहर निकालने के लिए, उनको भी हटाने के लिए लाए गए। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखेंगे जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए और जिससे काफ़ी हद तक हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर काफ़ी बेहतर हुआ, जिससे काफ़ी हद तक हमारी फार्मर्स की कंडीशन बेहतर हुई। Technological and institutional reforms. The technological and institutional changes initiated in India to improve the condition of farmers include. तो मैंने आपको बता दिया है कि टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने का मेन पर्पस ये था कि हमारे फार्मर्स के कंडीशन को बेहतर किया जाए और साथ ही साथ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी इवेट किया जाए। तो सबसे पहले हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स को देखते हैं। तो पहले मैं आपको इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहेंगे किसको वो बता देता हूँ। तो गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए ऐसे चेंजेस, ऐसे रिफॉर्म्स जिनको कि इम्प्लीमेंट करने के लिए कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन को सेटअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। ठीक है, तभी वो चेंजेस जो है या फिर तभी वो रिफॉर्म जो है वो सही से इम्प्लीमेंट हो सकेगा, वो सही से फार्मर्स या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट कर सकेगा। ठीक है, उसको बेहतर कर सकेगा। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में कैसे रिफॉर्म्स आएंगे। वो रिफॉर्म्स जिनको कि इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को इंस्टीट्यूशन भी साथ में बनाना पड़ेगा। ठीक है, उस रिफॉर्म से रिलेटेड उन्हीं रिफॉर्म्स को हम लोग इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कहेंगे। अभी आप इसके अंदर के रिफॉर्म्स को देखोगे तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा। लैंड रिफॉर्म, तो सबसे पहले लैंड रिफॉर्म की गई। इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर में सबसे पहला रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म किया गया। इसमें क्या हुआ? अबॉलिश जमींदारी एंड कंसोलिडेट लैंड होल्डिंग्स। तो इसमें सबसे पहले जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश किया गया। ठीक है, पहले क्या हुआ करता था, बड़े बड़े लैंड का एक ही ओनर हुआ करता था। ठीक है, जो कि जमींदार कहलाता था। ठीक है, और वो अपने लैंड पे काफ़ी फार्मर्स को रखकर उनसे काम करवाता था, उसको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरीके से एक्सप्लॉइट करता था। ठीक है, तो इस सिस्टम को अबॉलिश किया गया। ठीक है, और लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया। The consolidation of land holding involved combining adjacent small fields into single large farms and encouraging individual landowner to do cooperative farming। तो देखो यहाँ पे सही से बताया गया है कि consolidation में क्या हुआ। consolidation of land में ये हुआ कि बड़े बड़े लैंड, ठीक है, उन सबको एक कर दिया गया। ठीक है, उन सबको कंबाइन कर दिया गया, कंबाइन करके एक उससे भी बड़ा लार्ज फील्ड लैंड्स बना दिया गया, सिंगल लार्ज फार्म लैंड या फील्ड कह लो। ठीक है, वो बना दिया गया और फिर जो भी ओनर थे उनको कहा गया कि आप एक साथ फार्मिंग करो, कोऑपरेटिव फार्मिंग करो। ठीक है, और इस तरह से करने से ऐसे फार्मर्स भी जिनके पास बहुत ही कम लैंड था या फिर बिल्कुल लैंड नहीं था, उनको भी लैंड मिल गया फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरे तरीके से लैंड रिफॉर्म क्लियर हो गया होगा। अब देखो ये लैंड रिफॉर्म जो गवर्नमेंट ने लेकर आया, ये कैसे इंप्लीमेंट हो सकता है? ये बस गवर्नमेंट ने बोल दिया और इंप्लीमेंट हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। इस चीज़ को इंप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट को लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूशन सेटअप करना पड़ेगा जो कि इस लैंड रिफॉर्म को सही तरीके से इंप्लीमेंट करे। ठीक है, तो इसलिए आपका लैंड रिफॉर्म इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के अंदर में आएगा। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में कैसे रिफॉर्म्स आएंगे। सेकेंड है आपका इंश्योरेंस कवर टू फार्मर्स अगेंस्ट डैमेज टू क्रॉप्स। तो पहले फार्मर्स के पास किसी भी तरीके का इंश्योरेंस नहीं होता था क्रॉप के लिए, बट अब गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस देना शुरू कर दिया फार्मर्स को अगेंस्ट डैमेज टू क्रॉप्स।
अब किसी भी तरीके का डैमेज होता है क्रॉप्स को नेचुरल कैलामिटी की वजह से, तो फार्मर्स को एक श्योरिटी रहती है कि गवर्नमेंट उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट, कुछ ना कुछ मॉनेटरी हेल्प करेंगी। उनका जो डैमेज हुआ है क्रॉप का, उनका जो क्रॉप डैमेज हुआ है उसका उनको कॉम्पनसेशन मिल जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। सेटिंग अप ऑफ रूरल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज टू प्रोवाइड देम लोन्स ऑन ईजी रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, मिडिलमैन और मनी लेंडर्स फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशान किया करते थे, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे उनको पैसा देने के बाद। ठीक है, पैसा देने के बाद जब उनसे पैसा वापस लेना होता था तो मिडिलमैन और मनी लेंडर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया करते थे फार्मर्स को। तो इसी चीज़ को इवेट करने के लिए, इसी चीज़ को हटाने के लिए, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने रूरल बैंक्स इस्टेब्लिश किया और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ इस्टेब्लिश किया। ठीक है, और इन बैंक्स और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या एम होता था? ये फार्मर्स को लोन्स प्रोवाइड किया करते थे काफ़ी कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो ऐसा करने से फार्मर्स को अब मिडिलमैन या फिर मनी लेंडर्स के पास नहीं जाना पड़ता है किसी भी तरीके के लोन को लेने के लिए। फिक्सिंग ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस ऑफ ऑल द मेजर क्रॉप्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मिडिलमैन। तो देखो, मिडिलमैन कौन होते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मिडिलमैन ऐसे लोग होते थे जो कि फार्मर से क्रॉप खरीदकर आगे मार्केट में सेल आउट करते थे। ठीक, मिडिलमैन क्या करते थे? फार्मर्स से काफ़ी कम अमाउंट में, काफ़ी कम प्राइजेस पे क्रॉप को खरीद लेते थे। ठीक है, और बाहर जाकर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट पे सेल आउट करते थे। तो इस तरह से मिडिलमैन फार्मर्स को एक्सप्लॉइट किया करते थे। तो इसी चीज़ को रोकने के लिए, इसी प्रॉब्लम को हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, एक ऐसा रिफॉर्म लेके आया जिसके थ्रू जितने भी मेजर क्रॉप्स है उसके कुछ मिनिमम प्राइजेस सेट कर दिए गए, मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस सेट कर दिए गए। ठीक है, तो ऐसा क्रॉप जिसका कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स कर दिया गया है, वो मिडिलमैन उस क्रॉप को उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे नहीं खरीद सकता है फार्मर से। ठीक है, सपोज करो गवर्नमेंट ने राइस का मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स कर दिया है 5 रुपीज़ पर केजी, तो मिडिलमैन कभी भी 5 रुपया पर केजी से कम पे फार्मर से वो राइस क्रॉप नहीं खरीद सकता है। पहले क्या हुआ करता था, जब कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस वाली बात नहीं थी, तब मिडिलमैन अपने हिसाब से प्राइजेस को फिक्स करते थे अलग अलग क्रॉप्स के। ठीक है, बट अब मिनिमम सपोर्ट प्राइजेस फिक्स हो जाने के कारण फार्मर्स से कोई भी मिडिलमैन उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम में एक पर्टिकुलर क्रॉप नहीं खरीद सकता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ है, गवर्नमेंट has also launched several beneficial schemes for farmers like the किसान क्रेडिट कार्ड एंड पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स। तो गवर्नमेंट ने और भी बेनिफिशियल स्कीम्स जैसे कि किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम्स लॉन्च किए हैं, जिससे कि फार्मर्स की प्रॉब्लम इवेड हुई हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हैं जिनको कि लाए गए फार्मर्स के प्रॉब्लम्स को हटाने के लिए और एग्रीकल्चर सेक्टर को और भी बेहतर बनाने के लिए। तो अभी हमने बस इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म देखा, अब हम लोग टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म भी आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ऐसे रिफॉर्म आएंगे, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए और उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व था। ठीक है, यानी कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स में ऐसे रिफॉर्म्स आएंगे जिनको कि लाने के लिए टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया गया। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, तो इसमें सबसे पहला है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म इन द 1960s एंड 70s नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आई होप कि आप लोगों को पता होगा। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए। हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स वर प्रोवाइडेड टू फार्मर्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड किए गए फार्मर्स को, ताकि वे लोग और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो कर सकें। ठीक है, कम लैंड से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सके। डेवलपमेंट ऑफ लार्ज स्केल इरिगेशन फैसिलिटीज़, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर इरिगेशन फैसिलिटीज़ को और भी ज़्यादा डेवलप किया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि फार्मर को बेहतर से बेहतर फैसिलिटी मिल सके इरिगेशन का। और ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू ही फार्मर्स को नए नए मशीन्स दिए गए फार्मिंग करने के लिए। ठीक है, जैसे कि हार्वेस्टर दिया गया, ठीक है, ट्रैक्टर्स दिया गया। तो कुछ इन तरहों की मशीन्स भी दिए गए फार्मर्स को। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि इस रिफॉर्म में
किस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट है, तो इस रिफॉर्म में टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, मशीन्स वगैरह ये सब टेक्नोलॉजी में आ गए। इरिगेशन फैसिलिटीज़ टेक्नोलॉजी के हेल्प से ही बेहतर हो सकती है। ठीक है, और हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स ये भी किस चीज़ की वजह से पॉसिबल हो पाए, तो टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सारी चीज़ पॉसिबल हो पाए और इन सारी चीज़ों को फार्मर्स को प्रोवाइड किया गया और इन चीज़ों के मदद से फार्मर्स ने अपने क्रॉप प्रोडक्शन को और भी ज़्यादा इंक्रीज किया। सेकेंड में आपका आता है व्हाइट रेवोल्यूशन। ऑपरेशन फ्लड, द लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द वर्ल्ड। तो व्हाइट रेवोल्यूशन में आपका ऑपरेशन फ्लड आता है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या किया गया, जितने भी डेयरी रिलेटेड प्रोडक्ट का फार्मिंग किया जाता था, ठीक है, डेयरी रिलेटेड वर्क भी हमारा फार्मिंग के अंदर में ही आता है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन में डेयरी रिलेटेड जितने भी फार्मर्स थे उनके लिए वर्क किया गया, उनके डेवलपमेंट के लिए काम किया गया। ठीक है, और व्हाइट रेवोल्यूशन जो हमारा ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, ये लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम था इन द वर्ल्ड। Broadcasting radio and television programs to educate farmers about new techniques of agriculture and for weather conditions warning। तो देखो, गवर्नमेंट ने रेडियो और टेलीविजन प्रोग्राम्स भी शुरू करवाया जिसमें कि फार्मर्स को एग्रीकल्चर के नए नए टेक्निक्स सिखाया गया और उन टेक्निक्स का यूज़ करके फार्मर्स ने फार्मिंग करना शुरू किया और जिसके वजह से क्रॉप प्रोडक्शन में इंक्रीमेंट हुई। रेडियो और टेलीविज़न प्रोग्राम्स के थ्रू फार्मर्स को वेदर कंडीशंस की भी वार्निंग दी जाने लगी। तो ये थे कुछ टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स। आई होप कि टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स वाला पूरा टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो एंड होता है। आई होप कि इस वीडियो में बताई गई सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में कमेंट करके भी बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और साथ में बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।